नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि गतिविधियों से जुड़ी जानकारी के साथ साथ पुस्तक समीक्षा लेकर आते हैं। साथ ही होती है सांस्कृतिक गतिविधियों की झलक भी। तो आइए सबसे पहले कृषि गतिविधि खंड में देखते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है। सभी जगह पानी का संकट और उसे दूर करने के उपायों पर मंथन भी किया जा रहा है। जल एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार है। ऐसे में जल संरक्षण और संचयन काफी जरूरी है। वर्षा जल की बात करें तो हमारे देश में बारिश का सिर्फ 8% ही संचय हो पाता है, बाकी बेकार चला जाता है। लेकिन हमें वर्षा के जल को बेकार नहीं जाने देना है, बल्कि बारिश के पानी का संचयन करना है। सरकार भी इस दिशा में काफी सराहनीय कार्य कर रही है। विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत भी की है। इस अभियान के तहत बारिश के पानी को सुरक्षित रखने के अभियान को आम लोगों तक फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस अभियान का मकसद वर्षा जल के संचयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों को सक्रिय करना है, जिससे वो अपने अपने क्षेत्रों के मौसम और भूगर्भीय संरचना के हिसाब से वर्षा जल संचयन के लिए जरूरी निर्माण कार्य कर सकें। ये अभियान देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ कैच द रेन यानी जहां भी जब भी संभव हो वर्षा का जल संग्रह करे शीर्षक के साथ चलाया जाएगा। इस अभियान को मॉनसूनी वर्षा की शुरुआत से पहले और मॉनसूनी वर्षा के मौसम की समाप्ति के बीच 30 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। जमीनी स्तर पर जल संरक्षण में जन भागीदारी के लिए इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में शुरू किया जाएगा। जल और जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए देश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, जल संरक्षण के लिए ग्राम सभाएं जल शपथ भी लेंगी। इस अभियान की शुरुआत करते हुए जल संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता काफी अहम है, जीवन के लिए काफी जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि जल के महत्व को सर्वोपरि रखते हुए ही देश में 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन की देखरेख करता है। इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल यानी पाइप द्वारा जल आपूर्ति के लक्ष्य को भी पूरा किया जाएगा। कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और कृषि साहित्य गतिविधि भाग में आइए अब देखते हैं कृषि से संबंधित पुस्तक की समीक्षा। आज हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं गुणवत्ता और परीक्षण पुस्तिका पर, और आपको बता दें कि इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जब हम बात करते हैं गेहूं की, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में इसकी जो खेती है काफी अच्छे स्तर पर होती है, हमारे किसान इससे अच्छा मुनाफा भी अर्जित करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जानकारियां हैं जो कभी कम रह जाती हैं, जिसके चलते अच्छी गुणवत्ता नहीं मिल पाती, अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। इसी उद्देश्य से हमारे किसान भी निरंतर कार्य करते रहते हैं इस दिशा में। तो ऐसे में इस पुस्तक के पीछे का उद्देश्य आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही साथ इसके लेखकों के बारे में भी आप जानकारी दें। मैं किसान भाइयों, मैं आपको आज पुस्तक जो गेहूं गुणवत्ता एवं परीक्षण के बारे में मैं आपको विधिवत बताऊंगा। इस बुक के जो लेखक हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान डॉक्टर बीके मिश्र जी, जो भूतपूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं,
और दूसरे जो लेखक हैं डॉक्टर विनोद तिवारी जी, जो भूतपूर्व प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान जो करनाल में संस्थान है, उसके जो हैं इस बुक को जो है लिखे हैं। और इसका मेन उद्देश्य है कि जो गुणवत्ता की हम बात करते हैं गेहूं के दाने में, तो उस गुणवत्ता एवं परीक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें टोटल जो है 22 अध्याय दिए गए हैं और गुणवत्ता के बारे में इसमें चर्चा की गई है। चाहे चपाती की गुणवत्ता की हम बात करें, चाहे नोड्यूल की चपाती की बात करें, नोड्यूल की गुणवत्ता की बात करें, या हम इसके जो बिस्किट की गुणवत्ता की हम बात करें, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बुक के अंदर जो है लिखा गया है और बहुत ही उपयोगी है ये बुक जो है। जी, बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है हमारे किसानों के लिए ये पुस्तक। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि 22 चैप्टर्स इसमें समावेश है उनमें, और जानकारियां दी गई हैं गेहूं की गुणवत्ता बेहतर किस तरह से बनाए जा सकते हैं और हमारे किसान किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं इसकी खेती को। तो इन जानकारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को? किसानों को मैं ये बताना चाहूँगा एक बुक के द्वारा, क्योंकि इस बुक के माध्यम से हमारे किसान भाई देखेंगे, इसमें हम किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो गुणवत्ता का केवल किसान ये देखता है कि उसका उत्पादन और बाजार मूल्य हमको अच्छा मिले, लेकिन वहीं व्यापारी के रूप में हम इस किताब को देखेंगे तो व्यापारी ये देखता है कि जो हमारे दाने की जो चमक है वो अच्छी हो, मोटा दाना हो और सरपति गेहूं की तरह इसका दाना हो। तीसरा आप देखेंगे जो फ्लोर मालिक है या मिल मालिक है, वो अपने इसको ये देखता है कि इस किताब के अंदर हमको कितना जो है उस गेहूं के अंदर प्रोटीन है, उसके साथ साथ जो उसके आटे में उच्च युक्त गुणवत्ता युक्त आटा या मैदे की हम बात करते हैं। और तीसरा इसमें आता है जो इंटरप्राइज उद्यमियों की हम बात करते हैं, तो उद्यमी अपने हिसाब से इसमें देखता है कि इस गेहूं के दाने में गुणवत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इसको जो है आपकी एक तो देखने में अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, स्वस्थ हो और इसको लंबे अवधि के लिए हम इसको जो है स्टोरेज कर सकें, जिससे कि लाभ जो है हम उसका उठा सकें। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पुस्तक है ना केवल हमारे किसानों के लिए बल्कि जो फ्लोर मिल वाले हैं, चाहे उद्यमी हैं और व्यापारी हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ जानकारियां जरूर समाहित की गई हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, अगर हमारे किसान इसकी खेती कर रहे हैं और भी ज़्यादा बेहतरी चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो किस्मों की जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्या उसका भी यहाँ इसमें जिक्र किया गया है? इसमें जिक्र तो कुछ प्रजातियों का किया गया है, लेकिन हमारे संस्थान जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से कुछ प्रजातियां गुणवत्ता के हिसाब से बहुत ही अच्छी निकाली गई हैं। जैसे HD 2967 की हम बात करेंगे यहाँ पे, ये आप देखेंगे इसमें ग्लूटीन है, प्रोटीन है, जिंक है और आयरन के रूप में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे उत्पादन के दृष्टिकोण से जो है तो 5.5 यानी 5.5 टन प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादकता है। अगर अच्छी तरह से किसान करता है तो 6.5 टन भी इसको ले सकता है। दूसरी वैरायटी हमारी जो बायो फोर्टिफाइड है HD 3226 जो 142 दिनों में तैयार हो जाती है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रोटीन की मात्रा इसमें सबसे अधिक यानी 12.8% से भी प्रोटीन की मात्रा अधिक है। इसमें ग्लूटीन आपका 30.8% है और जिंक का इसमें हम देखेंगे तो 36.8% इसमें जिंक है। लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो 57.5 कुंटल इसकी उत्पादकता प्रति हेक्टेयर है। और इसको अच्छी तरह अगर किसान भाई करना चाहते हैं तो इससे करीब करीब आप 78 से 80 कुंटल इसकी जो है पोटेंशियल यील्ड है। दूसरी वैरायटी एक और है हमारे यहाँ से जो HD 3237 की हम बात करते हैं। इसकी जो उत्पादकता है आपका 5 टन प्रति हेक्टेयर है, लेकिन उसकी जो पोटेंशियल है आपकी जो है 67 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। लेकिन गुणवत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि इस प्रजातियों के अंदर आपको जैसे ग्लूटीन है, प्रोटीन की मात्रा है, आयरन है, जिंक है, तो ये सब जो प्रजातियों के अंदर होती है इससे क्या होती है कि दाने की जो गुणवत्ता होती है वो बढ़ जाती है। अच्छी किस्म का चयन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जैसे इस पुस्तक का विषय है, हम कह सकते हैं कि शीर्षक है यहाँ पर गेहूं गुणवत्ता, तो गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ जानकारियां दी गई हैं इस पुस्तक में? हमारे किसानों के लिए ये लाभकारी हो सकती है। इसमें गुणवत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जैसे रोटी का आकलन कैसे करें,
पास्ता का हम इसमें आकलन असेसमेंट कैसे करें, बिस्किट का आकलन हम इसमें कैसे करें, और नूडल्स का, क्योंकि हम अब देखेंगे क्योंकि उत्पादन हमारे पास बहुत अच्छी मात्रा में है, लेकिन इस सब चीज़ों को गुणवत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ध्यान देते हुए जो भी आप प्रजातियां देख रही हैं जो बायोफोर्टिफाइड के नाम से आ रहती हैं, तो उसमें मुख्य रूप से जो प्रोटीन होता है, ग्लूटीन होता है, आयरन, जिंक, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो ये गुणवत्ता के रूप में आते हैं। और किसान भाई, क्योंकि आप देखे होंगे कि अगर आपको गुणवत्ता भी चाहिए तो उसमें जो रासायनिक उर्वरक को थोड़ा कम करके हम कार्बनिक खादों के यानी जैविक खादों की तरफ अगर हम आते हैं तो गेहूं के दाने में गुणवत्ता को हम मेंटेन रखेंगे जी। क्योंकि इससे देखेंगे कि हम जैविक करते हैं तो कीड़े मकोड़े का भी प्रकोप कम होता है और गुणवत्ता उससे हमारी जो है अच्छी होती है, जिससे कि बाजार में मूल्य हमको अच्छा मिलता है। इस पुस्तक का जो है साथ मिल सकता है, आपको जानकारियां इससे मिल सकती हैं। और एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि गेहूं पककर तैयार हो चुके हैं, हमारे किसान कटाई की तैयारी में यहाँ पर लगे हुए हैं, तो क्या उसके संबंध में भी जानकारी यहाँ है? इसमें कटाई के बारे में नहीं है, लेकिन मैं किसान भाइयों को कटाई के बारे में बता देना चाहता हूँ कि गेहूं की कटाई तब करें जब गेहूं के दाने में जो नमी की मात्रा है वो 14% के आसपास हो, या उसको दांत के अंदर काट के देखें, कट की आवाज आती है तो हम मान लेते हैं कि कटाई के लिए वो फसल तैयार हो गई है। तो इसको जरूर, क्योंकि अगर थोड़ी भी नमी ज्यादा होगी, कटाई आप हार्वेस्टर से करते हैं तो उसमें फंगस लगने का डर होता है, तो उसमें नमी जो है किसान भाई ये सुनिश्चित कर लें कि प्रॉपर 14% से ज्यादा न हो, और अगर 14% से ज्यादा है तो कटाई करने के बाद आपका जो भी थ्रेसिंग फ्लोर है उस पर कम से कम 2 से 3 दिन उसको जो है अच्छी तरह सुखा लेना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल, तो ये सावधानियां हैं जो बरतनी है हमारे किसानों को कटाई के दौरान भी और कटाई के उपरांत भी। अंतिम सवाल डॉक्टर सिंह आपसे कि ये पुस्तक जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, तो हमारी जो ये पुस्तक है हमारे किसान कहाँ से ले सकते हैं और इसका मूल्य कितना रखा गया है? मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, ये पुस्तक हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में जो ऑफिस है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान भाई उसके वहां से नहीं कर सकते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी इसको खरीद सकते हैं। तीसरा है ऑनलाइन भी इसको आप जो है परचेज कर सकते हैं, और ये किताब की जो कास्ट है ये 650 रुपये की एक जो है किताब है, और इसको जरूर आप लें। इससे आपकी जो है गेहूं की गुणवत्ता में जो है आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, उसके साथ साथ जो है क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो मुनाफा भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां इस पुस्तक के संबंध में आपने दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। कृषि शिक्षा भाग में आइए अब देखते हैं कृषि शिक्षा और रोजगार से जुड़े एक खास क्षेत्र के बारे में। डॉक्टर नागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। सबसे पहले तो डॉक्टर नागर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कॉम्पिटेंट फैकल्टी जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोवाइड करते हैं? देखिए, कॉम्पिटेंट फैकल्टी के लिए उसकी सतत ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपने एमएससी पीएचडी कर लिया, लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद में भी जो परिदृश्य वो लगातार बदलता रहता है खेती बाड़ी का, तो इसलिए उससे के मुतालिक जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए
जो ये समर स्कूल है, विंटर स्कूल्स हैं, इनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज हैं, उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। और प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है। वो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए विदेशों में जाके भी किसी अच्छी लैब में अपने आप को ट्रेन करके आ सकते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको आत्मसात कर सकते हैं और फिर छात्रों को उसे अच्छे से समझा सकते हैं। तो ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा पहलू है फैकल्टी को अपडेट करने के लिए। दूसरा जरूरी है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है और उसकी जो प्रासंगिकता है वो बनी रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा सिलेबस है हम उसको जो जिस तरह की हमारी चुनौती है उनके अनुरूप हम उसे बदलते रहें। उदाहरण के तौर पे एक ज़माना था जो हम नहर से सिंचाई करते थे और फ्लड इरिगेशन हम किया करते थे फील्ड्स में, लेकिन आजकल जो पानी की बहुत कमी हो गई है तो हमने जो नई विधियां हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की उनको हम अडॉप्ट करने लगे हैं। और अनार की खेती में बहुत सक्सेसफुल साबित भी हुआ है ड्रिप और इरिगेशन वाला जो प्रोजेक्ट है। दूसरे ये है कि आज के टाइम में हमारी फूड हैबिट्स बदल रही हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस्ड फूड है तो उसकी तरफ को जो फूड प्रोसेसिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है ताकि हम उत्कृष्ट किस्म के उत्पाद जो हमारे हों और उनकी अच्छी कीमत जो हमको मिल सके। जो तीसरी बात ये है कि जो आज का टाइम है उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इस छात्रों के लेवल पे हमारे पास 3 फेलोशिप हैं। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फेलोशिप है, दूसरी हमारे लिए इंडो अफ्रीकन, तीसरी इंडो अफगानिस्तानी 3 फेलोशिप्स हैं। उनके लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, हमारे लोग भी दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो इस तरह से इंटरनेशनल एक्सचेंज उसमें होता है। और एक नया प्रोजेक्ट है ऑन हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन, उसके माध्यम से ये सारा कार्य संपादित किया जा रहा है। जी, तो ये तो बात हुई फैकल्टीज के बारे में, लेकिन अगर हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या उनको भी जो है वो फॉरेन एक्सपोजर मिलता है इसमें? हाँ, इसमें एक अच्छी बात ये है कि उनके लिए भी 3 से 6 महीने तक का किसी भी जो भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी उसमें जा सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ की लैब में बैठ के कुछ जिसमें उनकी रुचि है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो ये। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि आजकल आप कुछ भी कर लीजिए, अगर उसमें रोजगार से आप वंचित रह गए तो सब किया धरा बेकार हो जाता है। तो हमारे यहाँ यूजी लेवल पे भी रोजगार हैं, जैसे कि आपकी फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं, आपकी सीड कंपनीज हैं, आपकी फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, प्लस जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं इनमें बीएससी वालों की खपत है। दूसरा जो हायर एजुकेशन ले लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो पीएचडी वालों के लिए तो अब एआरएस में मिनिमम क्वालिफिकेशन ही पीएचडी हो गया। तो जो साइंटिस्ट हैं वो उसमें लाइन में जा सकते हैं, एसआरबी का जो एआरएस का इम्तिहान है उसको पास करके। और जो दूसरा है यूनिवर्सिटीज़ में उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह वो लग सकते हैं। तो हर दिशा में हर स्टेज पे उनको जॉब की सहूलियत है। वो एक कृषि ऐसा क्षेत्र है जो कि सदाबहार है इस मामले में, और उसमें जॉब की कोई किल्लत कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, तो फैकल्टीज के लिए भी जो है वो कॉम्पिटेंट डेवलपमेंट के लिए जो है वो कार्य किए जा रहे हैं, और साथ ही जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको भी फॉरेन एक्सपोजर के साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी प्रोवाइड की जाती है। इतना ही नहीं, हमारे जो लोग रिटायर हो जाते हैं और कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं उनको हम एमेरिटस प्रोफेसर, एमेरिटस साइंटिस्ट ऐसे करके रिटेन कर लेते हैं, और वो उनका मार्गदर्शन जो हमारे जो छात्र हैं उनके लिए उपलब्ध रहता है। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर वो जो छात्र हैं उनके लिए काफी जो है वो लाभदायक साबित होता है। तो डॉक्टर राजबीर, आपने इतना समय दिया अपना और इतनी अहम जानकारियां जो है वो आपने दी इस विषय के संबंध में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्योत्सना। कोरोना महामारी के इस दौर में तनाव का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में आपके मनोरंजन का रखते हैं हम ख्याल। आइए अब आपको दिखाते हैं हम सांस्कृतिक गतिविधि की कुछ खास झलकियां। लहरिया ए हो गंगा जी, तोहरी चमके लहरिया।
इसी के साथ आज के कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। उत्तर कन्नड़ जिले के शिरसी तालुक में नीर नल्ली एक छोटा सा गांव है। प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजे गए इस स्थान में बारिश सदैव होती है। जंगल की इस कुदरती सुंदरता के मध्य में बसे 30 एकड़ की जमीन में विविध प्रकार की फसलों की खेती के साथ सफलता को नया आयाम दिया है एक पढ़ी लिखी महिला किसान ने, और उनका नाम है वेदा सीताराम हेगड़े। वे एक प्रगतिशील महिला किसान है। वेदा सीताराम ने सुपारी की खेती को प्रमुख फसल के रूप में अपनाया है। इसके बीच में अंतर खेती के रूप में काली मिर्च, केला, नारियल, कॉफी भी उगाई जाती है। इसके अलावा वे आम, कटहल, नींबू, चीकू जैसे विभिन्न फलों के पेड़, सागवानी के अलावा अन्य फसल भी उगा रही है। इन ऊंचे सुपारी के पेड़ों में बीमारी व कीट का लगना तो स्वाभाविक है। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने जैविक छिड़काव को अपनाया है। इससे हासिल होने वाली फसल न केवल रोग मुक्त होती है बल्कि रासायनिक से भी मुक्त रहती है। फसल के चारों ओर इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से विशिष्ट व्यवस्था की है ताकि बारिश के समय में अतिरिक्त पानी बहकर निकल सके। बारिश के समय में मिट्टी के रिसाव को रोकने के लिए चारों ओर बने बंध को प्लास्टिक के आवरण से ढका है। सुपारी की फसल से मिलने वाले सुपारी का त्याज्य पदार्थ डेयरी से उत्पन्न त्याज्य के साथ कृषि की अन्य कच्ची सामग्री को एक तरफ इकट्ठा करती है। इस तरह इकट्ठा होने के बाद जब यह जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे फसलों में डालती है। घरेलू जरूरत के लिए बायोगैस और खेती के लिए ऊर्जा के रूप में भी इसे इस्तेमाल करती है। अपने खेतों में रास्तों की व्यवस्था की है जिससे सुचारू रूप से घूमने फिरने, फसल को बाजार पहुंचाने में आसानी होती है। वेदा सीताराम की एक और विशेषता है वैज्ञानिक डेयरी। वे लगभग 70 गायों की देखभाल बहुत ही लगाव और चाव के साथ कर रही है। उस जगह को इस तरह से बनाया है कि हवा और रोशनी की प्रचुर मात्रा बनी रहे। दूध दुहने के लिए मशीन लगी है। गायों को ताजा चारा खिलाने के लिए जंगल में चारा उगाया जाता है। खेती की बारीकियों को पूर्ण रूप से उन्होंने सीखा अपने ससुर दिवंगत श्री मंजुनाथ हेगड़े से, और इनकी खेती में पूरा सहयोग देते हैं इनके पति सीताराम हेगड़े। वेदा सीताराम की कामयाबी का एक और रहस्य है कि इन्होंने अपने मजदूरों के साथ मधुर संबंध बनाए रखा है। उन्हें महज कर्मचारियों की तरह न देखकर स्नेह से उनके साथ खुद भी मिलजुल कर काम में शामिल होती है। इन दिनों खेती में व्यस्त रहने वाली वेदा ने बीए की पढ़ाई की है और इससे पहले वे शिक्षिका के रूप में भी कार्य कर चुकी है। अब भी अपने किसानों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। वेदा सीताराम हेगड़े केवल एक सफल व्यक्ति ही नहीं, अपने आप में जमीन कृषि विकिपीडिया भी मानी जाती है। महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है वेदा सीताराम हेगड़े ने। जी हाँ, महिलाओं को उन्हीं के आंगन में फूलों की नर्सरी का प्रशिक्षण देकर उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाकर उनकी जिंदगी सुधारी है। संपूर्ण जैविक खेती, स्वच्छता, अनुशासन, ये सभी वेदा सीताराम हेगड़े की कामयाबी के रहस्य है।
दोपहर की बात, स्वाद के साथ संस्कृति का मिलन, परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।